हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं स्टेट्यूटरी बॉडीज़ यानी कि सांविधिक संस्थाओं के बारे में। वो बॉडीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इस्टेब्लिशमेंट, जिसका गठन संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा होता है, उसे सांविधिक संस्था या स्टेट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। 1960 के दशक से ही जो भ्रष्टाचार है उसके मामले बढ़ रहे थे, या उसके बारे में सरकार बड़ी गंभीरता दिखा रही थी। इसी सीरीज में 1962 में सरकार ने के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और सीबीआई के गठन के लिए सिफारिश की, जिसको सरकार ने लागू किया। इसी में 2 साल के बाद 1966 से 70 तक 1966 में सरकार ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी एआरसी, फर्स्ट एआरसी बोलते हैं, उसका गठन किया। फर्स्ट एआरसी ने सबसे पहले भारत में लोकपाल या लोकायुक्त जिसको बोलते हैं, इसके गठन की अनुशंसा या सिफारिश सरकार के लिए की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 2011 में जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, जिसका राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इसको देखते हुए 2013 में सरकार ने यानी भारत की संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को पास किया। लोकपाल और लोकायुक्त जो दोनों हैं, इनका मुख्य कार्य जो सरकारी प्रशासन है, सार्वजनिक जीवन है, उसमें भ्रष्टाचार के मामलों को रोकना, इनकी निगरानी करना, से जुड़े जो भी मामले हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, और इससे रिलेटेड जो भी संस्थाएं या ऑर्गेनाइजेशंस है उसको मॉनिटर करना लोकपाल का काम है। लोकपाल अधिनियम जो 2013 में आया था, उसमें 2 सिफारिशें की गई हैं। सेंट्रल लेवल पे केंद्र स्तर के ऊपर एक लोकपाल होगा, और राज्य स्टेट लेवल के ऊपर लोकायुक्त के गठन की सिफारिशें की गई थी या प्रावधान था। तो लोकपाल है केंद्र स्तर पर, उसका दायरा, उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रिपरिषद। इसके अलावा राज्य स्तर पे जो लोकायुक्त है उसके अधिकार क्षेत्र में सभी जो एमएलए और चीफ मिनिस्टर होंगे, और जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो गैजेटेड हो ए क्लास या बी क्लास या एम्प्लॉय सी और डी क्लास के, सभी अधिकारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बात करें संरचना की लोकपाल की कि स्ट्रक्चर कैसा हुआ लोकपाल का, लोकपाल के अंदर 1 अध्यक्ष और 8 अन्य सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों के अंदर जो टोटल 9 मेंबर्स हैं उसके बारे में प्रोविज़न ये है कि इनमें से कम आधे सदस्य 50% जो है वो जुडिशियल सर्विस, न्यायिक सेवा से होने चाहिए, और इसके आधे सदस्य यानी कि 9 के कम से कम 4.5 यानी कि कम से कम 5 मेंबर जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और स्त्रियों के बीच में से होंगे, यानी कि जो मार्जिनल वर्ग है, सोसाइटी है का पार्ट है, उससे होने चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और विमेन के बीच में होने चाहिए। जो भी 9 मेंबर, 8 सदस्य और एक अध्यक्ष हैं, जो 9 मेंबर टोटल है, इनके सिलेक्शन के लिए एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के 5 मेंबर होते हैं। इसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं जो इस कमेटी के हेड के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा इसमें लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा इसमें लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, और चौथे मेंबर इसमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज को नॉमिनेट करते हैं। इसके अंदर 5वां मेंबर जो है, 5वां मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, जो कि प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता हो, यानी कि राष्ट्रपति जिसको समझे कि ये एक मुख्य न्यायवेत्ता है, इसको न्याय की, विधि की अच्छी समझ है। लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नॉमिनेट करते हैं जिसकी रिकमेंडेशन ये 4 लोग करते हैं। 4 लोग कौन? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस व्यक्ति को सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति, उसी को 5वें मेंबर के रूप में नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद समिति की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। ये जो 9 मेंबर्स की हमने जिक्र की, 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, इसको अपॉइंट करने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी सहायता करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई, जिसे सर्च कमेटी बोलते हैं। और इस सर्च कमेटी के अंदर कम से कम 50% मेंबर जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के वर्ग से आने चाहिए। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि लोकपाल कानून के तहत प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में रखा है, यानी कि लोकपाल प्रधानमंत्री से जुड़े हुए मामलों की जांच, निगरानी और अधीक्षण कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, यानी कि कुछ ऐसे मामले हैं जो जिसके बारे में लोकपाल के पास बड़ी सीमित पावर है, जिसमें देश की सुरक्षा, रक्षा, विदेशी मामले इत्यादि संबंधित है। उनके लिए कुछ विशेष प्रक्रिया का पालन किया गया है। अब बात करते हैं लोकपाल के दायरे के अंदर ए, बी, सी और डी, यानी कि केंद्रीय सेवा, जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो ए क्लास का हो, बी का, सी का या डी का, वे सभी कर्मचारी आते हैं।
लोकपाल इन मामलों से भ्रष्टाचार के केसेस जो भी लोकपाल के सामने आते हैं, लोकपाल इन मामलों को सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग को रेफर करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ए और बी क्लास के मामले, सभी मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्राथमिक जांच करता है और प्राथमिक जांच करने के बाद में ए क्लास और बी क्लास के जो अधिकारी हैं उनके मामले वापस लोकपाल को भेजता है और जो ग्रुप सी और डी के जो केसेस हैं उसमें प्राथमिक जांच के बाद आगे खुद कार्रवाई करता है। अब बात करते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो भी मामले लोकपाल के द्वारा जिन संस्थाओं को भेजे जाते हैं, चाहे वो सीवीसी हो या सीबीआई हो, उसको मॉनिटरिंग करने की और उसको डायरेक्ट करने की पावर लोकपाल के पास दी गई है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोकपाल जो है वो सीवीसी और सीबीआई से इस मामले में थोड़ी हायर स्टेटस पे है या ज़्यादा अधिकार क्षेत्र रखता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक कदम आगे और बढ़ाते हुए लोकपाल कानून में ये प्रावधान भी है कि किसी भी अधिकारी, जिसके सरकारी सेवक जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के माध्यम से संपत्ति अर्जित करने का, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का आरोप है, लोकपाल कानून के तहत उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में बदलाव करते हुए अब इसकी अधिकतम सजा जो है वो 10 साल निर्धारित की गई है। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि भारत की न्यायपालिका में, न्याय प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार से संबंधित केसेस है वो सालों साल तक लटके रहते हैं। इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए लोकपाल कानून के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए करप्शन के जो भी केस हैं वो एक तय सीमा के अंदर और बड़ी सख्त प्रावधान के साथ उनको हल किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। इसी क्रम में लोकपाल जो है वो किसी भी केस की प्राथमिक जांच 3 माह में पूरी करता है और उसके लिए अधिकतम समय जो है 6 माह है, यानी कि 3 माह तक उसे और बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 6 माह के अंदर उसको प्राथमिक जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो 6 माह में ख़त्म करनी है और अधिकतम समय इसके लिए 1 साल का है। और जो मुकदमा है उसको समाप्त करना है, यानी कि जो भी केस चल रहा है प्रोसिक्यूशन, उसको 1 साल के अंदर समाप्त करना है, जिससे अधिकतम 2 साल तक के लिए समय सीमा दी गई है। यानी कि अधिकतम जो है 2 साल के अंदर लोकपाल को किसी भी मुकदमे के अंदर अपना फैसला सुनाना होता है। इसके अलावा कौन कौन से अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो लोकपाल के दायरे में आती है, तो लोकपाल के दायरे में कोई भी ऐसी संस्था जिसको जो भारत सरकार के द्वारा फाइनेंस्ड है, यानी कि जिसको पैसा भारत सरकार दे रही है, वो सभी संस्थाएं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके अलावा सरकार जिसको सहायता दे रही है, यानी कि जो संस्था है जिसको सरकार एड कर रही है, वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन संस्थाओं के लिए पैसा सरकार देती है, फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, वो सभी संस्थाएं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन जिसको एड, यानी कि जिसको सहायता सरकार दे रही है, वो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके अलावा जो भी संस्थाएं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट बॉडी या किसी भी प्रकार के संस्थान जिनको विदेश से सहायता प्राप्त होती है, विदेश से सहायता उनको मिलती है और वो सहायता 10 लाख वार्षिक से अधिक है, वो सभी संस्थाएं जो है लोकपाल के अधीन आती हैं। इसके अलावा लोकपाल कानून के अंदर एक स्पेशल बदलाव किए गए हैं, वो सीबीआई को लेके हैं, क्योंकि लोकपाल सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार के मामलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और लोकपाल का काम भी भ्रष्टाचार को रोकना है। तो बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकपाल मामलों को सीबीआई के पास भेजता है। तो ऐसे मामले में सीबीआई के ऊपर कंट्रोल के लिए कुछ ऐसी पावर लोकपाल को दी गई है, जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा हमने सीबीआई के वीडियो में देखा था कि लोकपाल कानून के तहत सीबीआई के अंदर एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि एक अभियोजन के लिए निदेशक मंडल बनाया जाएगा और उसको हेड करेंगे डायरेक्टर। और वो जो डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति, उनकी अपॉइंटमेंट लोकपाल की सलाह से की जाती है और ये सलाह पर केंद्रीय सतर्कता आयोग उस निदेशक की नियुक्ति करता है। दूसरा, सीबीआई के अंदर जो सरकारी वकील होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनके अलावा जो भी योग्य, अगर बाहर से ज़रूरत पड़ती है किसी प्राइवेट वकीलों की, लीगल एडवाइज़र की, वो भी लोकपाल अपॉइंट करवाता है। तीसरा, लोकपाल के द्वारा जो भी केसेज सीबीआई को भेजे गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में जो जांच कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती जब तक कि वो लोकपाल से सलाह ना लें, यानी कि उन
जो भी लोकपाल के द्वारा भेजे गए केसेस की सीबीआई के अधिकारी जांच कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र लोकपाल से पूछे बिना नहीं की जा सकती। इसके अलावा लोकपाल जो है सीबीआई को जो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कर रहा है, जो लोकपाल ने उसको भेजे हैं, उसके लिए फंड की व्यवस्था भी करवाता है। बात करते हैं कुछ कमियां जो लोकपाल में रह गई है। सबसे पहले ये है कि लोकपाल जो है वो सुओ मोटो कोग्निजेंस नहीं ले सकता, यानी कि सवत संज्ञान नहीं ले सकता। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उसमें लोकपाल को शिकायत करनी आवश्यक है। अपने आप से लोकपाल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति लोकपाल के लिए को गलत शिकायत करता है तो उसमें उस व्यक्ति के ऊपर कड़े दंड यानी कि बड़े ही सीवियर पनिशमेंट का प्रावधान है। ये कमियों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि कई बार जो सरकारी अधिकारी हैं या लोकपाल के अंदर है वो जेन्युइन कंप्लेंट्स को भी गलत कंप्लेंट बता के आम जनता के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, उसमें पैनिक क्रिएट करते हैं। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार की शिकायत की है और वो अपना नाम नहीं बता रहा है और सादे सफ़ेद कागज़ पे वो शिकायत दे रहा है तो वो मान्य नहीं है, यानी कि शिकायत देने वाले व्यक्ति को अपना नाम बताना होगा और उसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर ही शिकायत दर्ज करनी होगी। अब ऐसे मामले में जहाँ पे एक व्यक्ति को, जिस देश में इतनी अधिक विधिक जानकारी नहीं है, लोगों के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है, तो ये फॉर्मेट जैसी चीज़ है, ये इसके अधिकार क्षेत्र को या इसके सामर्थ्य को कम करती है। चौथा, लोकपाल किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार करप्शन के मामले की जो 7 साल से पुराना है। इसके अलावा जो करप्शन के केस में जब किसी भी सरकारी अधिकारी पर जांच होती है तो सरकार उस अधिकारी को सहायता प्रदान करती है, खासकर अनुच्छेद 311 के तहत। और प्रधानमंत्री के संबंध में जो प्रोविज़न दिया गया है कि कुछ मामलों को छोड़ के, तो वो कुछ मामलों में जो कुछ शब्द है उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग है, तो जिसका प्रयोग ऐसी लोगों को संदेह है कि उसका प्रयोग जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाने के लिए किया जा सकता है। अब दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि लोकायुक्त, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम है उसमें लोकायुक्त शब्द का प्रावधान भी है और लोकायुक्त शब्द राज्य के लिए, स्टेट लेवल के लिए प्रयुक्त हुआ है। लोकायुक्त जो है वो सबसे पहले महाराष्ट्र में अपॉइंट किया गया था 1971 में, और लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वही कमेटी जो हमने देखा था कि जिसके अंदर राज्यपाल हों, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर होंगे, एक कमेटी के हेड के तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन, विधानसभा के अंदर जो विपक्षी दल के नेता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि जो राज्य के न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश जिस भी हाई कोर्ट के जज को नॉमिनेट करेंगे उनके द्वारा जो कमेटी बनेगी वो कमेटी राज्यपाल को रिकमेंडेशन देगी, और जो भी रिकमेंडेशन देगी उसके अनुसार राज्यपाल जो है लोकायुक्त को अपॉइंट करेंगे। इसकी कितनी संख्या होगी ये राज्य टू राज्य, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और दूसरा, कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो कार्यकाल रहेगा। अपना पद पूरा करने के बाद में लोकायुक्त जो है या उनके में जितने भी मेंबर्स हैं उसको रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं, और राज्यपाल के अंदर जो इसकी भ्रष्टाचार को रोकने की या इनमें जो भी कार्य इन्होंने किया है उसकी सिफारिशें होती हैं। इन सिफारिशों के ऊपर राज्यपाल रिपोर्ट को सदन में पेश करवाते हैं, और सदन में सरकार को बताना होता है कि लोकायुक्त ने जो भी रिकमेंडेशन दी है उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की है, और अगर नहीं की है या उसको नकारा है तो उसको नकारने का कारण क्या है। लोकायुक्त जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, स्टेट लेजिस्लेटिव के प्रति, यानी कि सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लोकायुक्त की जवाबदेहिता विधायिका के लिए है, और इसका कार्य सलाहकारी प्रवृत्ति का है, यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त कोई भी अगर सरकार को सलाह देते हैं तो सरकार को उसको मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सेम प्रोविज़न जो कार्यकाल का है वो लोकपाल के लिए है 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। तो ये हमने लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में जाना। उम्मीद है इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे आप उनको टैकल कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।